नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज। खासकर यूपी पीसीएस, आरओ या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू सभी में आता है। दूसरी चीज़, 3 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं। 2 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की, 2 क्लासेस पॉलिटी की हो चुकी है और ये 2 क्लासेस हफ्ते में 6 क्लासेस होनी है। तो 2 क्लासेस ये जियोग्राफी की है। जियोग्राफी की आज पहली क्लास है, ठीक है। तो जियोग्राफी में हम लोग इंडियन जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल, भौगोलिक स्थिति से, शुरुआत से, बिल्कुल ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सब्जेक्ट हम लोग कल लेकर चल रहे हैं, तो तीनों में से कोई भी एक ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, उसके बाद दूसरा रिप्लेस कर देंगे। या जैसे कृषि वाला पार्ट है या इकोनॉमिक्स है, तो उसकी एक मैराथन आने वाले समय में लगा देंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन जियोग्राफी से भारत की स्थिति शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। जो भारत के राज्य हैं वो कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है, ये पूछ रहा है और सभी को पता होगा। और 2022 लेटेस्ट में आया हुआ है, यूपी पीसीएस जे जुडिशल सिस्टम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने प्रायद्वीपीय भारत देखा है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो आपका पूरा का पूरा इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल या बंगाली खाड़ी से घिरा हुआ है। तो कितने हैं टोटल? टोटल 9 राज्य हैं। कितने हैं? टोटल 9 राज्य हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए, और उनकी लंबाई कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कुल तटीय सीमा है ना, सॉरी तटीय सीमा है, कुल तटीय सीमा वो है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल पूछता है कि तटीय सीमा कितनी है, कुल शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तो वहाँ बताओगे सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। आगे देखें तो कौन कौन से राज्य हैं कुल तटीय सीमा में, तो देखो अंडमान निकोबार है, उसके बाद गुजरात है, गुजरात के नीचे, हालांकि क्रम से नहीं दिया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ओरली बता देता हूँ। गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गोवा है, फिर उसके बाद केरल है, उसके सॉरी कर्नाटक है, फिर उसके बाद केरल है। इधर साइड आएंगे तो उसके बाद पहले तमिलनाडु नीचे से, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं दी हुई हैं, और भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार जो है आपको पता होना चाहिए कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये आपका विस्तार है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है थ्योरी वाली क्लास में। तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण दिया हुआ है, काट दो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण दिया हुआ है, काट दो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्व। आप ऑप्शन आपका सी सही है। उत्तर दक्षिण का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर आपको लफड़ा हो जाएगा। हो सकता है आपको नंबर पता हो लेकिन उत्तर दक्षिण में कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक। आगे देखें, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन करना होगा वहाँ मैं खुद कर दूंगा, तो परेशान मत होना, जो लगेगा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की अवस्थिति पाई जाती है, तो भारत कहाँ स्थित है। अगर बोल दिया जाए कि मान लो जैसे ये गोला है, इस गोले में भारत कहाँ स्थित है, तो आपका स्थित है उत्तर पूर्वी, इधर साइड स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। और ये आपका बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, कई तरीकों से आ चुका है। आपको लग रहा होगा ये तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन कई बार आ चुका है अलग अलग तरीक़ों से। भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, या जो घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऐसा दिया हुआ है, केरल का कुट्टानाट किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर उल्टा पुल्टा करके कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखना है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है कुट्टानाथ, ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, कुट्टानाथ कहाँ पे है, केरल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके। आगे
निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? अनुलंबित का मतलब है बिल्कुल डायरेक्टली, सूर्य किरणें डायरेक्टली जो ऊपर से नीचे तक प्रकाश डालती हैं वो किसे प्राप्त नहीं होंगी? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। देखिए चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मुंबई, ये तीनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित। ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी मतलब कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसमें होता क्या है कि सूर्य उसके बीच में लंबवत चमकता रहता है, लेकिन उसके ऊपर 23.5 के ऊपर और 23.5 के नीचे कभी नहीं जाता। ठीक है, तो श्रीनगर जो ऑप्शन सी है ये क्या है? श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में सूर्य कभी भी नहीं जाता है, तो वहाँ पर किरणें जो पड़ती भी हैं ना वो तिरछी पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगर अधिकारी बनना है तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए फालतू का होगा। खैर, कन्याकुमारी अवस्थित है, आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको पता है कि अगर ये भारत है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है, तो सॉरी ये पृथ्वी है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी मतलब कर्क और मकर, सॉरी कर्क और मकर, और ये भूमध्य, ये 3 रेखाएं होती हैं। इन तीनों के बीच का पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भारत में देखा जाए तो कन्याकुमारी सबसे नीचे है, दक्षिण में है, सबसे नीचे है। तो भूमध्य रेखा कहाँ पे है? भूमध्य रेखा और उसके नीचे है, भूमध्य रेखा और उसके नीचे है, भारत के बिल्कुल, भाई भारत के बीचों बीच से तो अभी कर्क ही गुजर रही है ना, पहले उसके नीचे मकर भूमध्य आएगी, फिर उसके नीचे मकर आएगी। ठीक है, तो मान लो ये कन्याकुमारी है, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है क्या? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा तो भी से गुजर रही है ना, ये नीचे है तो ये नहीं हो सकता। मकर रेखा के दक्षिण में है, गलत, मकर रेखा भी नीचे है इसके। मध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन डी, मध्य रेखा के उत्तर जैसे जैसे चलते जाओगे तो आपको कन्याकुमारी मिलेगा। ठीक है, आगे, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, उसके बाद डंकन पास, ये सभी मैं थ्योरी वाली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार ज़रूर देख लेना, अंडमान निकोबार वाला क्लास। ठीक है, तो 9 डिग्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय। तो ये कवरत्ती कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान रखना है। 10 डिग्री की अगर बात कर लें, इंपॉर्टेंट डिग्रीज जो है, तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार के बीच में है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय और 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, तो कवरत्ती ऑप्शन में दिया था, कवरत्ती है ना, तो कन्फ्यूजन मत होना। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है, मन्नार की खाड़ी, और पाक जलडमरू मध्य भी पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य है। पम्बम द्वीप ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। ठीक, 9 नंबर हो गया ये, 7 नंबर। आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश, अभी हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन में, 10 अंश आ जाए या 10 डिग्री आ जाए, बात एक ही है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान और निकोबार को। बस टिक मारो। ठीक है, चलो आगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? साउथेस्ट पॉइंट क्या है भारत का? देखते हैं। देखो सबके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट याद होने चाहिए, सबसे किनारे वाले। देखो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब मैं ओरली बता रहा हूँ ये है कहाँ पर। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार का जो निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार है, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार, उसी पर स्थित है।
ग्रेट निकोबार के और नीचे चले जाओगे तो सुमात्रा पड़ जाएगा, इंडोनेशिया। तो इसी वजह से सबसे नीचे है वो ग्रेट निकोबार। ग्रेट मतलब बड़ा, तो बड़ा निकोबार भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। इंदिरा पॉइंट वहीं पर है, इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, और ये 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। हाँ, 6 डिग्री 45 मिनट, करेक्ट, ठीक। आगे, भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 समुद्री मील, तट से 12, तट से 24 समुद्री मील। देखते हैं। देखिए, है क्या कि किसी भी देश की अगर सीमा किसी समुद्री तट से लग रही हो, समुद्र से लग रही हो, तो उसको कुछ रूल्स, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। जैसे क्या गया है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक से कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तट के 12 समुद्री मील तक। 12 नॉटिकल मील समुद्री मील, 24 नॉटिकल मील, और एक है 200 नॉटिकल मील। इन तीनों में अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग कानून है। जैसे 12 की अगर बात कर ले, प्रादेशिक सीमा, इसमें वही है जो हमारे घर का होता है। जैसे आप घर बनवाते हो तो छज्जा, जो बारजा है या उसको बोलते बालकनी, निकलवा देते हो, तो वो भी यहाँ पे घर ही का हिस्सा है। बस वैसे ही भारत क्या है कि 12 नॉटिकल मील तक सब कुछ कर सकता है, वो उसी का हिस्सा है। 24 तक उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क की वसूली, सफाई वगैरह, ये सब संसाधनों पर ध्यान देना। 200 में और बढ़ जाता है कि द्वीपों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, है ना, तो ये सभी 200 नॉटिकल मील तक कर सकता है कोई भी देश, समुद्र से लग रही हो सीमा। 200 के बाद 200 के बाद संयुक्त राष्ट्र का कानून लागू होता है, संयुक्त राष्ट्र की पावर लागू होती है, ठीक है। 200 तक ये काबू में है। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 3 ओर से किससे बांग्लादेश से घिरा? बांग्लादेश से घिरा है, एक ही है, वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, अगर आप देखोगे, इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। क्या कि ये जो है, ये आपका त्रिपुरा, तो यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पूरा घिरा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश। आगे, जैसे आप यूपी में, यूपी स्पेशल पढ़ो तो यूपी में क्वेश्चन आता है, मुझे याद आ गया कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, 3 ओर घिरा हुआ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है। ललितपुर भी इसी प्रकार है, 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा है, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? इंपॉर्टेंट है, देखो। देखिए, भौतिक प्रदेशों का मतलब क्या है कि टोटल भारत को कितने 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अगर मैं ओरली बताऊं तो उत्तर का जैसे पर्वतीय भाग है, मध्य का मैदानी भाग है, पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, तटीय भाग है, और द्वीप समूह। ये 6 भागों में बटा हुआ है। लेकिन कह रहा है कि 4 भौतिक भागों में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे 4 है तो इसमें ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल है। कैसे पश्चिम बंगाल? कैसे पश्चिम बंगाल पर्वतीय प्रदेश भी है, क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग है, पर्वतीय प्रदेश हो गया। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का मैदानी भाग भी लग रहा है, मध्य का मैदानी भाग भी लग रहा है, प्रायद्वीपीय भाग भी लग रहा है, प्रायद्वीपीय भाग, और आपका जो तट है वो भी लग रहा है। भाई तट भी तो लग रहा है ना, उसके अगर पश्चिम बंगाल से बंगाली खाड़ी जुड़ी हुई है तो तट तो है ही। तो ऐसे 4 भौतिक प्रदेशों से ये प्रतिनिधित्व करता है भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उड़ीसा, अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, तटीय क्षेत्र है, बस, काम खत्म। कर्नाटक की बात करूँ, तटीय क्षेत्र, बस। तो पश्चिम बंगाल 4 भौतिक प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आगे, टाइम वाला आ गया शायद, हाँ, चलिए, है कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो देखो, इसको तो मैंने आपको बाकायदे, इस पर थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन लगती है,
मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, लेकिन फिर एक बार अच्छे से देखेंगे, समझना। पूछा क्या गया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। पहले तो सौराष्ट्र पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो यह गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, अब ओवरऑल पूछा गया है कि सौराष्ट्र सॉरी गुजरात या अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने घंटे का होगा। देखो, एक चीज़ मैं ओरली बता देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। जैसे जैसे पूर्व में जाओगे घंटे बढ़ते रहेंगे, प्लस में जाएगा, जैसे जैसे आप पश्चिम में जाओगे माइनस होगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पश्चिम में है कि पूर्व में है। पूर्व में है, क्या होगा, प्लस होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का समय क्या है, प्लस है। अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है, मतलब प्लस है। तो गुजरात 2 घंटे पीछे, मतलब इससे अरुणाचल प्रदेश। अब मान लो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सूर्योदय का समय 5 बजे है, 5 बजे सूर्य उग रहा है, तो गुजरात में कितना समय उगेगा भाई, टाइम लगेगा ना गुजरात में, क्योंकि 2 घंटे पीछे है। पहले अरुणाचल प्रदेश से उगेगा उगेगा उगेगा, उसके बाद गुजरात में जाएगा। 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 5 बजे यहाँ पे है तो 7 बजे वहाँ होगा, सिंपल। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब समझो, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय। 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री अक्षांश, सॉरी 1 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, 1 डिग्री समय जो है देशांतर से निर्धारित हो। ठीक, अब भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 मिनट, मैंने आपको पढ़ाया गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो आएगा ओवरऑल 30 डिग्री। 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 30 डिग्री का 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश आगे है, गुजरात पीछे। बस वही से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, आसान हो गया कि नहीं। ओरली मैंने आपको बता दिया चीज़। आगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। 8 हो गए। भाई साहब, आपका ये त्रिपुरा है, आपका मिजोरम है और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन मणिपुर नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये भी आ जाता है, और ऐसे आ जाएगा तो आपको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको एक एक भारत के राज्यों की लोकेशन पता होगी कि वो कहाँ पर एग्जैक्टली हैं। जैसे कोई बोला है कर्क रेखा पर, नहीं, कर्क रेखा तो चलो बता दोगे, ये 8 हैं, 8 आपने पढ़े होंगे, लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में बताओ। कर्क रेखा के उत्तर में आप ऐसे ही बता दोगे एलिमिनेट करके, जैसे झारखंड कर्क रेखा में है, मिजोरम कर्क रेखा में है, त्रिपुरा कर्क रेखा में है। मणिपुर क्या है कि ये मिजोरम त्रिपुरा के ऊपर है, मतलब कर्क रेखा के और ऊपर है, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अच्छा, नज़दीक, क्या देखते हैं और नज़दीक। देखिए, ये वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक, इस पर मैंने आपको एक बताया है, गरबा, एक ट्रिक बताई थी, गांधीनगर, उज्जैन, रायपुर, भुवनेश्वर, फिर अगरतला। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा आपको डिटेलिंग दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर एलिमिनेट भी करोगे 2 में फंस जाओगे, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़, तो रायपुर क्या है कि कर्क रेखा पर स्थित है, बता दो इसको। इम्फाल मणिपुर, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में, बता दो इसको। आइजोल और अगरतला, तो यहाँ पे हो जाएगा आइजोल। ठीक है, क्योंकि जब आप मैप देखोगे तो त्रिपुरा जो है हल्का सा टच हो रहा है, मतलब पूरा नहीं जा रहा है कट होके, सॉरी अगरतला, त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है वो हल्का सा टच हो रहा है, वो पूरी तरीके से कट नहीं हो रहा है।
क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, अब वो नीचे है काफ़ी, इस हिसाब से आइजोल यहाँ पे होगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर पूछ ले कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण आपको केवल राज्य स्टेट पता होने चाहिए, कौन से स्टेट से गुजर रही है ये पता होना चाहिए। बाकी ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी तो छोड़ देना, नहीं तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी क्वेश्चन में आप महारत हासिल नहीं, सिंपल सी बात। ठीक, सिलेक्शन पाना है तो आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। ठीक, हाँ, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे सॉल्व करना है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर हमें नहीं पता 80 डिग्री, लेकिन हमें 82.5 पता है। क्यों? क्योंकि 82.5 जो है भारत का मानक समय बिंदु गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा हमें पता है किस किस राज्य से गुजर रही है, देख लेते हैं। कर्क रेखा आंध्र प्रदेश से गुजर रही है क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश से गुजर रही है क्या? नहीं। महाराष्ट्र से गुजर रही है क्या? नहीं। मध्य प्रदेश से गुजर रही है? हाँ। बस टिक मारो, आगे बढ़ो। क्या मध्य प्रदेश से मानक समय रेखा गुजर रही है, टाइम जोन 82.5 डिग्री? हाँ, मध्य प्रदेश से भी दोनों से गुजर रही है। ऑप्शन डी आपका सही है। अब यहाँ पे देखो 80 आ जाए, 81 आ जाए, खूब कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, आगे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याय रेखा कहलाती है? जैसा कि मैंने बताया, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन डी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। प्रयागराज से नैनी से गुजरती है, देखो जो लिखा हुआ है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याय है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है, यामोत्तर पर मध्याय है मतलब मानक समय रेखा पर है, मतलब 82.5 डिग्री पर है, और 120 डिग्री तक जाना है। डिफरेंस निकालेंगे तो 37.5 निकलेगा। 37.5 डिग्री, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री पार करने में 4 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे कह सकते हैं क्या? 2.5 घंटे, ठीक है ना, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का समय आया। और क्या बोला गया है कि 120 डिग्री पूर्वी मानक समय पर मध्याय, मध्याय का मतलब है बीच में है। भाई भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री, 120 डिग्री तक जाना था, 37.5 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे। अब मध्याय है, मध्याय मतलब बीच में है, बीच में मतलब 12 बजे है, 12 बजे से आगे जाना है, जोड़ दो कितने घंटे, 2.5 घंटे, 12, 13, 14, 14.5, तो ऑप्शन बी आपका सही है। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आराम से करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बताई थी कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजारी गई है, ठीक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में कहीं ना इलाहाबाद है, ना नैनी है, ना प्रयागराज है। अब क्या करेंगे? तो आप बस एलिमिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं। मिर्ज़ापुर तो है, प्रयागराज के सबसे नज़दीक क्या है? मिर्ज़ापुर। नैनी के सबसे नज़दीक क्या है? मिर्ज़ापुर। बस ऑप्शन डी होगा। कैसे पता चलेगा ये मिर्ज़ापुर सही है कि नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा है प्रयागराज से लगे हुए ज़िले कौन कौन से हैं, आप यूपी जी के अगर पढ़ रहे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे आगे क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? सबको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है ना, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आगे, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? किस देशांतर पर देखी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या है, समझो। हमें ये पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, और अरुणाचल प्रदेश पे कितने डिग्री है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमें कैसे पता? हमने देशांतरी अक्षांशीय विस्तार पूरा पढ़ा हुआ है।
हमें ये पता है 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर, सबसे किनारे सूर्योदय होगा तो सबसे पहले वहीं आएगा। तो उसके सबसे नज़दीक कौन सा है? 2 डिग्री पश्चिम, तो पहले तो पश्चिम तो कहीं से नहीं होगा क्योंकि पूर्व की बात कर रहा है, पश्चिम तो कहीं से नहीं होगा। और 97 डिग्री 2 5 के सबसे नज़दीक क्या पड़ेगा? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। कैसे सॉल्व होगा? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से। ये 97 के नज़दीक क्या है? यही है, तो यहीं पे सूर्य सबसे पहले किरण पड़ेगी। खत्म। बताओ, कोई दिक्कत है? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच या भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है तो उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है ना। और मतलब याद कर लेना कि उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, कब? प्राचीन काल से ही। इसलिए उज्जैन को ही भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, ठीक है, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, निपटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देवसा हिमाचल प्रदेश में है, माना, नीति, लिपुलेख ये तीनों उत्तराखंड में है, बनिहाल, लिपुलेख ये सभी जम्मू कश्मीर में है, चांगला आपका सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में सिर्फ दो हैं, नाथुला, जिलेपिला। चांगला कहाँ पे है? ये देखो, चांगला आपका लद्दाख में है, ठीक है, चांगला लद्दाख में है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक राज्य भारत की 7 बहनों में से सम्मिलित नहीं है। 7 सिस्टर्स में कौन नहीं आता? मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम नहीं आता है, ध्यान रखना। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सभी क्या हैं? 7 सिस्टर्स में आते हैं। लेकिन ये सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विभाषी राज्य नहीं है। सी कर्नाटक द्विभाषी नहीं है, तो क्या सभी द्विभाषी हैं? बिल्कुल। नागालैंड द्विभाषी है, सिक्किम, त्रिपुरा सभी द्विभाषी है। कर्नाटक राज्य द्विभाषी राज्य नहीं है, यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, पहली चीज़। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा द्विभाषी हैं क्योंकि एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। जैसे त्रिपुरा में बंगाली व त्रिपुरी दोनों बोली जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, सॉरी, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। नागालैंड में कोंगयांग, लोथा, अंगामी भाषाएं बोली जाती है और वहाँ की जनजातियाँ भी हैं उन्हीं के नाम पर। सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा, नेपाली ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो देखो पंजाब का भाग जो है एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश के 8 जिले दिल्ली एनसीआर में हैं, हरियाणा के भी हैं और राजस्थान के भी, लेकिन पंजाब के नहीं है, ठीक, ध्यान रखना। भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अगर आप घटना चक्र देखोगे तो घटना चक्र में शायद पहले ही चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाद में दिया हुआ है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ ये बुक इम्पॉर्टेंट है जो मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक। क्या बोला है? भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है आपका रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। पूरे पृथ्वी का 2.4% केवल भारत कवर कर रहा है, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। देश के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत। भारत आधा उष्णकटिबंधीय में है, आधा शीतोष्ण में है, ठीक है। तो आपका 2 और 3 सही है, बस। 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है, तो बिल्कुल सही है डी। आगे देखो।
आगे क्या है कि कौन सा असत्य है ये बताना है इसमें। निम्नलिखित, दिख नहीं रहा हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे कर देता हूँ। अब दिख रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत है। देखते हैं कौन सा गलत। भारत विश्व का 7वां है, बताओ। मैंने अभी बताया 7वां है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, हालांकि वर्तमान में पहला हो गया है, लेकिन पुराने डेटा के अनुसार अभी भी दूसरा ही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, 6100 तटीय सीमा और कुल तटीय सीमा 7516। सूर्योदय, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता, सरासर गलत। अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है, तो डी गलत है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा है? लक्षद्वीप छोटा है, लद्दाख बड़ा है, ठीक। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ऑप्शन सी, और लद्दाख जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। चलो आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनते हैं। क्या बोला गया है? सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, सिलवासा दादरा नागर हवेली की राजधानी है। हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए, अगर इसमें देखा जाए कि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि गलत है, क्योंकि गोवा भी लाइन में लगा हुआ है। राजस्थान सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, बिल्कुल सही। सिलवासा राजधानी है, बिल्कुल गलत। 2 3 सही है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही है कि हाँ, सॉरी सॉरी, पुराना क्वेश्चन है। दमन दीव दादर नागर हवेली, अब चूंकि जुड़ गया है तो उसकी राजधानी दमन है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो इस वजह से ये सिलवासा की राजधानी थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ही हटा दो, क्योंकि ये पुराना है, अपने को अपडेटेड पढ़ना है, तो ये हटा ही दो, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाएगा बार बार। दादरा नागर हवेली दमन दीव जुड़ गए हैं दोनों। चलो खैर, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो। रायपुर राजधानी है, रांची राजधानी है, शिलांग राजधानी है, गुवाहाटी राजधानी है, ठीक है। ठीक है, राजधानी मिलान करना है, और राजधानियाँ तो भारत की पढ़ ही लेना, एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा उसमें पढ़ना ही क्या है, ठीक है। जैसे क्या दे रहा है? असोम, तो गलत है, असम होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। असोम की आप बता सकते हो दिसपुर है। नागालैंड की आप बता सकते हो कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की बता सकते हो ईटानगर है। मेघालय की शिलांग, मेघालय का शिलांग, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रीय आकार, ठीक है, कोई दिक्कत कर देते हैं अभी। सबसे बड़ा कौन सा क्रम से? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। 3 पहले आना चाहिए, 3 देखो इसमें पहले है, 3 इसमें पहले है, मतलब सी और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद मध्य प्रदेश, 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2 इसमें है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। यूपी जीके में आपने पढ़ाई होगा, बस ऑप्शन बी राइट। बताओ, तो दिक्कत है, यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? 1975 में ये भारत का अभिन्न अभिन्न अंग बना था। कौन? सिक्किम, 1975 में, ठीक है। पहले स्टेटमेंट याद रखो, आगे देखें। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो देखो, 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ था, जिसके तहत ये भारत का पूर्णता राज्य बना था, जो कि पहला वाला आपका सही था। 35वां संविधान संशोधन के तहत उसको सह राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। प्राकृतिक वनस्पति के लिए स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा है, बिल्कुल सही है। और सिक्किम में भाषा भी बोली जाती है, लेप्चा भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना है। लेप्चा भाषा कहाँ की है? सिक्किम की, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है।
सीमावर्ती देश। अब एक नया शुरू हो रहा है सीमावर्ती देश, इसको भी निपटा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? देखो यहाँ पे क्या है, एक सीमावर्ती देश में आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपको भारत बनाना है, ठीक है, भारत बनाओगे इस तरह से, आपको सभी जितने भी देश लग रहे हैं भारत के साथ वो सभी बना देने हैं, और उनको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हुए चलना है, कौन कौन से भारत के स्टेट हैं, इंडिया के स्टेट हैं जो अन्य देशों से लग रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा है, एक दो बार कर लोगे मैपिंग में ही। और एक चीज़ और कंपलसरी है, मैप में करना। मैं आपको करवाए दे रहा हूँ इसमें, चूँकि इसमें है, लेकिन आप लोग मैप में करोगे। ठीक है, पहली चीज़ भूटान से नहीं मिलती। भूटान से कौन नहीं मिलता? सिक्किम मिल रहा है, बंगाल मिल रहा है, असम में मिलता है, मेघालय नहीं मिलता भूटान से। ठीक, अब यहाँ मेरे पास मैप नहीं है अभी, लेकिन मैप में आप इसको करोगे कंपलसरी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो देखो सबसे नीचे जो है वो है 8 डिग्री चैन, कोको ऊपर है, ग्रेट ऊपर है। कैसे पता? जब आप अंडमान निकोबार वाला मेरा वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 8 डिग्री नीचे है। मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैन। ठीक है, तो ये सबसे नीचे है मालदीव। भाई मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, मतलब बीच में होगा तो मालदीव के सबसे नज़दीक है बस। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से टच नहीं है, तो नागालैंड टच है, मिजोरम टच है, अरुणाचल प्रदेश टच है, मणिपुर टच है, लेकिन असम टच नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से सीमा किसकी किसकी नहीं मिलती है? तो देखो मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। मिजोरम से मिलती है, लेकिन मणिपुर से नहीं मिलती। मणिपुर ऊपर है, ठीक है, मणिपुर से टच नहीं होता, मणिपुर म्यांमार से टच होता है। यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी मैप में आप करोगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैप नहीं करोगे तभी समझ में आएगा, वरना भूल जाओगे। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मतलब बांग्लादेश से भी लगी हैं, म्यांमार से भी लगी हैं। तो म्यांमार से मणिपुर लगा है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से लगा है, लेकिन म्यांमार से नहीं लगा है। नागालैंड म्यांमार से लगा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं लगा है। मिजोरम ये ऐसा है, सबसे नीचे है, क्योंकि बांग्लादेश से भी लग जाता है इधर से, और म्यांमार से भी लग जाता है। ठीक है, ये बीच में है। आगे, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? क्रम में पढ़ना है आपको, पहले बता दूं, क्रम में आएगा ऊपर से नीचे। तो ऊपर आपको पता है सबसे कोने में अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से भी लगा हुआ है, तो सी और डी तो वैसे ही हट गए। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम नहीं हो सकता, क्योंकि असम इधर साइड है। अगर आप हल्का सा मैप देख रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश के बहुत इधर है असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब लाइन से लगे हुए हैं। ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। बताओ किसको नहीं पता है रेड क्लिफ? भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत चीन के मध्य मैकमोहन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा है, और उत्तर दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है। नंबर वाली भी रेखाएं हैं, याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की सीमा वो घनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा किससे मिलती है? तो देखो आंध्र प्रदेश मिलती है, उड़ीसा से भी मिलती है, महाराष्ट्र भी मिलती है, बिहार से नहीं मिलती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इधर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका झारखंड है, फिर उसके बाद बिहार है, इस वजह से नहीं मिलती। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन बना रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सभी बना रहे हैं। लद्दाख भी बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी सही है, लेकिन लद्दाख जोड़ लेना, ये पुराना क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? क्या देख लेते कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है।
भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, गलत। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। ये आप जब आगे पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। पंजाब जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है तो गलत है, पता है भाई। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, बिल्कुल गलत। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है, गलत। 7 राज्यों से नहीं मिलती, ये 5 राज्यों से शायद मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है 5 राज्य, ठीक है। हाँ देखो 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पोखरण स्थित है, पोखरण। पोखरण कहाँ पे? परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, पोखरण परमाणु परीक्षण। स्माइलिंग बुद्धा 1998 पढ़ा होगा आपने, APJ अब्दुल कलाम वाला। तो ये राजस्थान में है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान। ऑप्शन सी, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। हाँ ये क्या है? सूची 1 बीच है, बीच और अवस्थित। कहाँ ये बीच अवस्थित है? ठीक है, देखते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये बीच कहाँ अवस्थित है? कोलवा। कोलवा बीच कहाँ पे है? तो भैया ये गोवा में, बहुत सुना होगा, फिल्मों में बहुत सुना होगा। यही बता दूँ कहाँ सुना होगा? फिल्मों में। उसके बाद है मांगलोर, मांगलोल, ये आपका कुन्नूर, कुन्नूर तो पता ही होगा। हाँ कुन्नूर वाला जो है केरल में है, सी का 4। तो सी का 4 केवल डी में ही है, सी का 4 केवल डी में है, बाकी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। डी ऑप्शन सही है। देखो कोलबा गोवा में है, मांगलोल गुजरात में है, कुन्नूर केरल में है, पक्खाली पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये तो यूपी स्पेशल है शायद। ऋषिपत्तनम सारनाथ का पुराना नाम है, बिल्कुल सही। दसपुर, मंदसौर, गुप्त वंश में बहुत पढ़ा होगा। दसपुर का अभिलेख, जिसे मंदसौर का अभिलेख भी कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, बस सी हटा दो, मैंने कभी सी का नाम सुना ही नहीं है, बस। बाकी आपने यूपी जीके में बहुत पढ़ा होगा, दसपुर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, गुप्त वंश से पढ़ा होगा, ठीक है। यही बता देता हूँ कहाँ कहाँ पढ़ा होगा। चलो आगे, अंतिम क्वेश्चन आज का। क्यों? क्योंकि इसके बाद आगे अगला चैप्टर है और वो हम लोग बाकी आगे देखेंगे। तो अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शुष्क, अर्धशुष्क, उष्ण, आर्द्र और आर्द्र। आर्द्र मतलब क्या होता है बता दूं? आर्द्र मतलब होता है गीला, नमी, जिसमें नमी होती है ना, वो कहते हैं आर्द्र। तो अब बताओ भैया, जोधपुर, जोधपुर है राजस्थान, राजस्थान में बारिश होती नहीं, बहुत गर्मी रहती है, शुष्क। अर्धशुष्क नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्धशुष्क मतलब आधा सूखा, मतलब आधी बारिश होती है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म रहता है। सी का 1, ठीक है। उसके बाद शिलांग, शिलांग कहाँ? मेघालय। भैया वहाँ तो गारो खासी जयंतियाँ हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। अगर तो आर्द्र मतलब नमी ही नमी है। उष्ण आर्द्र क्यों नहीं किया? उष्ण मतलब गर्म, तो गर्मी नहीं है वहाँ पे, नमी काफ़ी है, बहुत बारिश होती है वहाँ। सिन्नम वगैरह, चेरापूंजी वगैरह वहीं तो है। ठीक का हो गया चौथा, ठीक। बस मिला लो, सी का 1, सी का 1, सी का 1 इसमें है और इसमें है। डी का 4, डी का 4 इसमें है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। दिल्ली की बात करेंगे तो अर्धशुष्क, आधा शुष्क है। और मुंबई की बात करेंगे तो उष्ण आर्द्र, क्योंकि कर्क रेखा के नज़दीक आने वाली प्रोसेस है वो, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है मुंबई, इस वजह से उष्ण आर्द्र, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको भी कवर कर सकते हो। अब आपको अगर उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय के एरिया अगर पता होगा तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने आज जियोग्राफी शुरू किया था, आज पहला वीडियो था। कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जियोग्राफी, उसके बाद संडे को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होगी क्या, मंडे से हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट को उठाकर चल रहा हूँ मैं। PYQ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, और इस बार प्रीलिम्स मेंस आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन PYQ से आ रहे हैं। बस फ़र्क ये है रेगुलरिटी बनाए रखो, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दो, अब सब्सक्राइब कर दो।
चैनल को अगर नए हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।